एक निर्दोष लड़की, एक परिवार की झूठी इज्जत और एक दिल दहलाने वाली साजिश। जानिए कैसे सुरजीत कौर के सपने शादी के नाम पर एक खौफनाक अंत में बदल गए। सुरजीत कौर का जन्म 17 जुलाई 1971 इंग्लैंड के कोवेंट्री शहर में सिख परिवार में हुआ था। और सुरजीत कौर 3 बहनें और 2 भाई थे और वो लोग बचपन से ही इंग्लैंड में रहे थे। क्योंकि वो एक सिख परिवार से थी, इसलिए उसका और उसके सभी जो भाई बहन थे उनका पालन पोषण ट्रेडिशनली तरीके से हुआ था। सुरजीत की जो फैमिली थी वो पंजाब के एक छोटे गांव से बिलोंग करती थी। अब भले ही वो लोग इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन उनकी सोच अभी भी गांव की तरह थी। इसलिए 1987 में जब सुरजीत जस्ट 16 ईयर्स की थी, तभी से उसके पेरेंट्स ने उसके लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए थे। और कुछ ही समय बाद उनको एक 26 साल का लड़का सुखदेव सिंह आठवाल का रिश्ता मिलता है और उनको वो पसंद आ जाता है, इसलिए वो शादी को तय कर देते हैं। लेकिन सुरजीत इसके खिलाफ थी, बट उसकी फैमिली के आगे कहाँ ही चलती। 1988 में सुरजीत के पेरेंट्स उसकी शादी करवा देते हैं सुखदेव से और वो अपने ससुराल में शिफ्ट हो जाती है। अब उसके ससुराल में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग सुरजीत। फर्स्ट नंबर पे थी हेड ऑफ द फैमिली उसकी सास बच्चन कौर आठवाल। सेकंड नंबर पे उसका पति होता है सुखदेव सिंह। थर्ड नंबर पे उसका देवर हरदेव सिंह। फोर्थ नंबर पे उसकी नंद होती है भजन कौर और फिफ्थ थी सुरजीत। अब भले ही उसके ससुराल वाले वेस्ट लंदन में रहते थे, लेकिन उनकी सोच उसके परिवार वालों जैसी ही पुरानी थी। क्योंकि उसके इन-लॉज उसके साथ ना नौकरानियों की तरफ पेश आते थे, उससे घर का सारा काम करवाते थे, उससे सारे बर्तन धुलवाएंगे, कपड़े धुलवाएंगे, घर की साफ सफाई करवाएंगे। अगर उसके बाद भी उससे कुछ गलती हो जाती थी, उसकी सास उस पर बहुत गुस्सा करती थी। और अगर कभी उसने गलती से आवाज़ भी उठा ली कि यार मैंने ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, उस पे उसका पति उसको पीटा भी करता था। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और अकेले में बैठ के बहुत रोया भी करती थी। अब आप सोचोगे कि यार उसने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताई ये सब चीज़ें, तो उसने बहुत बार बताई और अपने घाव वगैरह भी दिखाए। लेकिन उसके पेरेंट्स कहते थे कि तुम अभी सहन कर लोगे तो धीरे धीरे वो तुम्हें अपना लेंगे, तुम्हें बस शांति से सब कुछ सहन करना है, धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इस बात को कह के वो रफा दफा कर देते थे। अब नेक्स्ट ईयर 1989 में जो उसका देवर हरदेव सिंह होता है उसकी भी शादी हो जाती है। वो भी बहुत ज़्यादा ना शांत किस्म की लड़की होती है, बहुत ही आज्ञाकारी टाइप। लेकिन कुछ टाइम इनके साथ रहने के बाद ना उसको पता चल जाता है कि उसके ससुराल वालों की सच्चाई क्या है। दोनों बहुओं के साथ बच्चन कौर ना नौकरानियों जैसा पेश आ रही थी और अगर वो कुछ कहती थी तो उन लोगों को मार पड़ती थी और घर से भी कोई सपोर्ट तो था नहीं, इसलिए उनको भी चुपचाप सब कुछ सहन करना पड़ता था। ईयर 1991 में सुरजीत और सरबजीत दोनों माँ बनने वाली थी। उन्होंने सोचा कि अब फाइनली टाइम है, इस टाइम पे तो कम से कम ये लोग हमसे अच्छा बिहेव करेंगे, क्योंकि भाई उनके परिवार को वो वारिस देने जा रही थी। लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उनके साथ वैसा ही बिहेव वो लोग कर रहे थे। इनफैक्ट जब बच्चे भी हो गए उसके बाद भी उनके साथ सेम बिहेव होता था, कोई फर्क नहीं आया। अब सुरजीत ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी ये सब ड्रामों से। अब उसने ठान लिया था कि यार वो ना इंडिपेंडेंट बनेगी और ये सब ड्रामों को नहीं सहन करेगी, इसलिए उसने अब जॉब ढूंढनी शुरू कर दी थी। क्योंकि सुरजीत की क्वालिफिकेशन उतनी नहीं थी, तो इसलिए उसको जॉब ढूंढने में टाइम तो लगा, लेकिन उसको एक अच्छी जॉब मिल गई थी जो थी एयरपोर्ट पे कस्टम एजेंट की। और वो काफ़ी खुश थी उससे और फाइनली उसने हिम्मत दिखाकर जॉब पे जाना शुरू भी कर दिया। क्योंकि उसका नेचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, इसलिए उसके बहुत सारे वहाँ फ्रेंड्स भी बन गए थे। और धीरे धीरे जो सुरजीत कौर थी वो ट्रेडिशनल कपड़ों को छोड़कर ना वेस्टर्न कपड़े अपना रही थी। लेकिन इस बात से उसकी सास और उसका जो पति था उनको लग गई बहुत ज़्यादा आग, क्योंकि अब वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए उनके घर में लगातार लड़ाई झगड़े रहने लग गए। क्योंकि वो अब इंडिपेंडेंट थी और अपना कमा भी रही थी। घर में इतने सब जो कलेश हो रहे थे, इस सब से परेशान होकर वो 1994 में अपनी बेटी को लेकर घर से चले गई थी। लेकिन उसका पति कुछ टाइम बाद उसको बहला फुसला के बातें मनवा के घर वापस ले आया था। अब ईयर 1997 में सुरजीत एक बार फिर से माँ बनने वाली थी, लेकिन वो जॉब पे अपने जाया करती थी। लेकिन जो उसका पति है वो उस पर स्पाई की तरह नज़र रखता था कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या कर रही है, मतलब पूरा उसको देखता था। और कुछ टाइम बाद वो एक बेटे को जन्म देती है। लेकिन जो उसका पति होता है वो उस बच्चे को अपनाता ही नहीं है। वो बोलता है कि यार ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तेरा जिससे अफेयर चल रहा है ये उसका बच्चा है। अब वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके घर वाले उसको टॉर्चर करने लग जाते हैं कि यार ये तूने किसी और का बच्चा हमारे घर में हमारा नाम दे रही है, ये है वो है। और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है इस बात से और वो एक फ़ैसला लेती है कि अब मैं ये सब नहीं सहूँगी और मैं डाइवोर्स लूँगी।
बट उसकी सास और उसका पति कहाँ ही मानने वाला था इस बात को। उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि डाइवोर्स तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इससे उनकी समाज में बदनामी होती, उनका नाम खराब होता, और वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे। बट सुरजीत ने ठान लिया था कि मैं तो अब अलग होके ही रहूंगी, मैं इस बेइज्जती को अब सहन नहीं कर सकती। बच्चन कौर का जो छोटा बेटा था हरदेव सिंह और उसकी फैमिली नियर बाय दूसरे घर में रहती थी। तो ईयर 1998 दिसंबर में बच्चन कौर ने उसके छोटे बेटे के घर में एक मीटिंग रखी। अभी जो मीटिंग रखी गई थी इसमें बच्चन कौर का बेटा हरदेव सिंह, सुखदेव सिंह, उनकी बहू सरबजीत और उसकी बेटी भजन कौर शामिल थे। अब जब वहाँ पे सब शामिल थे तो बच्चन कौर ने बोलना शुरू किया कि जो उनकी बहू है सुरजीत, उसने कैसे उनकी नाक कटवा के रखी है और अब वो बेइज्जती ऐसे सहन नहीं कर सकते और उससे अब उनको पीछा छुड़वाना पड़ेगा। और वो अपना प्लान बताती है कि कैसे मैं इसको इंडिया लेके जाऊंगी और कैसे कैसे वहाँ उसको ठिकाने लगाएंगे। अब बच्चन कौर के घर में सिर्फ उसी का दबदबा था, इसलिए उसकी बात पे कोई ऑब्जेक्शन कर भी नहीं सकता था, इसलिए सबने हामी भर दी। लेकिन जो उसकी बहू थी सरबजीत, उसको ना ये सब सुनकर बहुत हिल गई वो, और उसको बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन वो डर के मारे कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकती थी उनके आगे, इसलिए वो चुप ही रही। अब सरबजीत को बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था कि सुरजीत के साथ ये लोग ऐसा करने वाले हैं, लेकिन वो आवाज़ भी कैसे उठाती, क्योंकि उसको अपना और अपने बच्चों का भी डर था कि वो कुछ करेगी तो उसके साथ भी ये लोग ऐसा कर सकते हैं। और सरबजीत की कभी हिम्मत हुई नहीं कि वो सुरजीत को सामने से ये सब बता पाए। एनीवेज अब बच्चन कौर सुरजीत को कन्फ्रंट करती है कि अगर तुमको डाइवोर्स चाहिए तो तुम्हें ना इंडिया में मेरे साथ चलकर 2 हमारे रिश्तेदारों की शादियां हैं वो अटेंड करनी होगी, और जब तुम वहां से यहाँ वापस आओगी तब तुम्हें डाइवोर्स दे दिया जाएगा। अब सुरजीत को लगता है कि यार ये तो बड़ा ही अच्छा प्रपोजल है, बस शादी तो अटेंड करनी है, शादी अटेंड करके आएंगे और मुझे यहाँ डाइवोर्स मिल जाएगा, मेरा इनसे पीछा छूटेगा। तो बिना सोचे समझे हाँ बोल देती है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। 3 दिसंबर 1998 में दोनों सास बहू निकल जाते हैं इंडिया के लिए। वहाँ जाके 5 और 6 तारीख को दोनों शादी अटेंड करते हैं। अब शादी भी अच्छे से अटेंड हो गई थी और इनकी जो वापसी की टिकट थी वो थी 18th की। अब सुरजीत सोचती है कि इतने दिन यहाँ क्यों रहना है, जब शादी अभी हो गई है तो मैं खाली यहाँ क्यों रहूँ, कुछ पहले की टिकट मिल जाती तो वो जो ट्रैवल एजेंट होता है उनका, उसके पास जाती है कि अगर कोई पहले की टिकट हो जाए, बट उसको अनफॉर्चुनेटली कोई टिकट नहीं मिलती। इसी बीच बच्चन कौर कहती है कि तुम खाली यहाँ पे बोर हो रही हो, इससे अच्छा तुम मार्केट घूमाओ, वहाँ जाके कुछ खरीदारी वगैरह करोगे तो तुम्हारी बोरियत भी दूर हो जाएगी और तुम यहाँ पे घूम भी लोगे आसपास। तो वो एग्री हो जाती है। तो जो बच्चन कौर होती है अपने भाई दरिन सिंह के साथ उसको गाड़ी में भेज देती है। अब आगे जाके उसको प्यास लगती है सुरजीत को, तो दरिन सिंह उसको एक पानी की बोतल दे देता है। अब सुरजीत को तो पता नहीं है उसके साथ आगे क्या साजिश रची जा रही है, तो वो पानी पी लेती है। जैसे वो पानी पीती है थोड़ी देर में वो हो जाती है बेहोश। अब जैसे वो बेहोश हो जाती है दरिन सिंह आगे जाकर गाड़ी रोकता है और अपने एक और साथी को पिक करता है। उसके बाद ये लोग सुरजीत कौर का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। अब उसको मारने के बाद सुरजीत ने जितने भी गहने पहने होते हैं ये सारे वो उतार लेते हैं और जो उसकी डेड बॉडी होती है उसको रावी नदी में फेंक देते हैं। 18 दिसंबर 1998 में इंग्लैंड वापस तो आती है, लेकिन सिर्फ बच्चन कौर। और जब वो वापस आती है तो वो सुरजीत के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाने लग जाती है। उसके फैमिली वालों को बोलती है कि तुम्हारी बेटी का किसी और से वहाँ चक्कर चल गया था और वो उसके साथ भाग गई है। अब लेकिन उसकी फैमिली ना इस बात को यकीन नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि उनकी बेटी कैसी थी। अब जब भी सुरजीत की फैमिली पूछती थी ना उसके बारे में, ये लोग हमेशा उल्टी सीधी बातें ही बनाते थे। अब इन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट तो होने लग गया था, इसलिए सुरजीत के भाई जगदीश ने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अब पुलिस वालों पे मिसिंग रिपोर्ट्स रोज ही आती रहती है लोगों की, तो उन्होंने इसको एक नॉर्मल मिसिंग रिपोर्ट समझ के इग्नोर कर दिया और इसी लापरवाही के कारण इस चीज पे कोई एक्शन भी नहीं हुआ। सुरजीत की फैमिली ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि कहीं ना कहीं से तो सुरजीत का पता लगे, और टाइम बीतते बीतते सन 2005 आ गया और अब जाके उनको ये मामला थोड़ा संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने अब फाइनली उसकी जांच करनी शुरू कर दी। अब तेजी से सुरजीत के मिसिंग केस में रफ्तार पकड़ ली थी। पुलिस वालों ने अपनी एक टीम इंडिया में भी भेजी इन्वेस्टिगेशन के लिए। पुलिस को एक के बाद एक सबूत मिलते गए और सारे सबूत जुटाने के बाद आखिरकार 2005 में पुलिस ने बच्चन कौर और उसके दोनों बेटों को सुरजीत की हत्या रचने की साजिश में गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले 2 साल तक कोर्ट में ये केस ना कंटिन्यूअस चलता रहा। इस बीच में सुरजीत और सरबजीत दोनों की फैमिली को बहुत थ्रेट आए थे, लेकिन फाइनली 2007 में बच्चन कौर और उसके बेटे सुखदेव सिंह को ऑनर किलिंग का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि सुरजीत को मारने वाले जो 2 मेन कल्प्रिट थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया।
और वो अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। इस केस को सॉल्व करने में जिसने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर निभाया था वो थी सरबजीत। उसने हिम्मत दिखाते हुए ये सब गवाही दी थी और उसकी फैमिली को तो थ्रेट भी आने लग गए थे, लेकिन तब भी उसने अपनी साहस दिखाया जिससे सुरजीत को न्याय मिलने में मदद मिली। बच्चन कौर ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की थी बट कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया गया था। बट 15 साल की सजा बिताने के बाद ईयर 2022 में बच्चन कौर को खराब हेल्थ के चलते रिहा कर दिया गया। बट इस बात से सुरजीत का परिवार बहुत ज़्यादा निराशा में है, क्योंकि एक तरफ जो मेन कल्प्रिट था उसको तो कभी इन्होंने गिरफ्तार ही नहीं किया और दूसरी तरफ जिसने ये सब साजिश रची उसको रिहा कर दिया गया है।